सुंदर है ना? ऐसी सुंदर आंखें हैं, ऐसा रूप है। अगर ये पाप है तो वो क्या था? वो तुम्हारा बीवी को घर में छोड़कर रोज रात अपनी प्रेमिका से मिलने जाना। कभी आंख उठाकर देखा तो होता मेरी तरफ। तुम्हारा प्यार तुम्हें घर में ही मिल जाता, जंगलों में भटकना न पड़ता। आज के बाद न तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी न तुम्हारा प्यार। सत्य न जाना, शिव को न माना, तो ये सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 में देखा था कि इसके लिए कैसे कास्टिंग की गई थी, जहां जीनत अमान को कैसे इसके लिए साइन किया गया था, कैसे शशि कपूर इससे जुड़े और कैसे पद्मिनी कोल्हापुरी को इसमें लिया गया। तो इस पार्ट को हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर हमने इसके पार्ट 1 को खत्म किया था। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो इसको हमारे चैनल में जरूर देखिए। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की मेकिंग के टाइम पर राज कपूर और लता मंगेशकर जी के बीच में सारी चीजें सही नहीं चल रही थीं। एक तो उस समय राज कपूर ने कई बार ये बात बोल दी थी कि वो पहले लता मंगेशकर को लेकर ये फिल्म बनाना चाहते थे और ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि एक समय तो लता जी इसमें कोई भी गाना गाना नहीं चाहती थी। हुआ ये था कि पहले राज कपूर ने लता जी से ये बोला था कि इसमें वो म्यूजिक कंपोजर के तौर पर लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को साइन करेंगे, लेकिन आगे चलकर राज कपूर ने इसमें हृदयनाथ मंगेशकर को नहीं बल्कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को म्यूजिक कंपोजर के तौर पर साइन किया था। और इस बात को लेकर लता मंगेशकर बहुत ज्यादा अपसेट थीं और उन्होंने पहले ये डिसाइड किया था कि वो इसके लिए कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगी। लेकिन फिल्म के लिए जो भी गाने कंपोज किए गए थे उनको सबसे अच्छे तरीके से लता मंगेशकर ही गा सकती थीं और राज कपूर ऐसा ही चाहते थे। खैर आगे चलकर पंडित नरेंद्र शर्मा जिन्होंने गानों के लिरिक्स लिखे थे उन्होंने लता जी को ये गाना गाने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन एक बार फिर से लता मंगेशकर और राज कपूर के बीच में गाने की रॉयल्टी को लेकर एक विवाद और सामने आ गया। लेकिन लता मंगेशकर ने फिर भी बिना मन के इसके लिए ये गाना गाया था और इस गाने को मात्र 30 मिनट में ही पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। और गाना गाते टाइम पर लता जी की ये शर्त थी कि राज कपूर उनके सामने स्टूडियो में उस समय नहीं आएंगे। और इस तरह से फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि लता मंगेशकर ने बहुत ही गुस्से में रिकॉर्ड किया और लगभग 30 मिनट में ये पूरा गाना तैयार हो गया। और इस पूरे गाने को एक ही टेक में रिकॉर्ड कर लिया गया था। लेकिन तभी सामने से राज कपूर आ गए और आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस गाने में हमें कई आलाप सुनने के लिए मिलते हैं। तो उस समय जब लता मंगेशकर ये गाना रिकॉर्ड कर रही थीं तो राज कपूर ये चाहते थे कि इस गाने में वो और भी ज्यादा आलाप रखें, लेकिन लता मंगेशकर ऑलरेडी इस गाने में काफी आलाप रख चुकी थीं। तो उन्होंने गुस्से में राज कपूर से ये बोला कि अगर वो और ज्यादा इसमें आलाप रखने के लिए बोलेंगे तो वो इस पूरे गाने में आलाप ही आलाप भर देंगी और गाना कम होगा और आलाप ही आलाप ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरह से लता मंगेशकर ने इसके लिए ये सारे गाने रिकॉर्ड किए थे और ये गाने आज भी इतने मेलोडियस हैं कि इनको सुनते टाइम पर ऐसा लगता है कि जैसे हम एक बिल्कुल सुकून भरी दुनिया में पहुंच गए हैं। इसके अलावा उस समय राज कपूर की एक और कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय के जाने माने सिंगर मुकेश के साथ में भी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सिंगर मुकेश ने राज कपूर की इसके पहले की लगभग सारी ही फिल्मों में कोई न कोई गाने जरूर गाए थे, लेकिन फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में पहली बार राज कपूर ने कोई भी गाना मुकेश के लिए डिसाइड नहीं किया था। और जब ये बात मुकेश को पता चली कि उनकी इस फिल्म में मुकेश कोई भी गाना नहीं गाने वाले हैं तो उन्हें अंदर से काफी बुरा लगा। और बाद में इस बारे में राज कपूर ने भी सोचा कि यार इसमें मुकेश का एक गाना तो कम से कम रखना ही चाहिए। तो फिल्म में जगह न होने के बावजूद भी उन्होंने इसमें एक ड्रीम सीक्वेंस रखा था और इस ड्रीम सीक्वेंस में उन्होंने मुकेश का एक गाना रखने का डिसाइड किया था और ये गाना था चंचल शीतल निर्मल कोमल। और मुकेश ने इस गाने को रिकॉर्ड किया था, जहां इस गाने को शूट करने के लिए आरके स्टूडियो में ये पूरा बड़ा सेट लगाया गया था और उस समय तक किसी गाने के लिए लगाया गया किसी स्टूडियो में ये सबसे महंगा सेट था। जिस पूरे गाने में जीनत अमान हमें लगभग 5 अलग अलग ड्रेस पहने हुई नजर आई थी। खैर आपको बता दें कि मुकेश ने इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया था और ये गाना इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ था कि राज कपूर एक और गाना रखना चाहते थे, लेकिन उसी समय मुकेश अपने यूएस दौरे पर चले गए थे और अचानक से यूएसए के मिशिगन में 27 अगस्त 1976 को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जहां वो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। और जब ये खबर राज कपूर को पता चली तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए और महान सिंगर मुकेश के द्वारा गाया गया आखिरी गाना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ही था, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले मुकेश सत्यम शिवम सुंदरम का एक और गाना गाने वाले थे। ये गाना था वो औरत है तू महबूबा, लेकिन अचानक से हुई उनकी मृत्यु के बाद में इस गाने को मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने गाया था। वैसे नितिन मुकेश को आप सभी जानते ही होंगे, जो कि जाने माने एक्टर नील नितिन मुकेश के पिता हैं।
बाकी राज कपूर ने ये फिल्म सिंगर मुकेश की याद में उन्हें डेडिकेट की थी और फिल्म के स्टार्टिंग में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि फिल्म का जो गाना था यशोमती मैया से बोले नंदलाला, इसका एक्चुअली में म्यूजिक साल 1948 में आई फिल्म गोपीनाथ के एक गाने आई गोरी राधिका से लिया गया था, जिस गाने को राज कपूर ने काफी पहले सुना था और वो चाहते थे कि इस म्यूजिक के ऊपर कोई ना कोई गाना जरूर बने। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस म्यूजिक के ऊपर ये गाना तैयार किया था। आई गोरी राधिका काले नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला। इस बारे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी बताया कि जब राज कपूर ने उन्हें इसमें म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अप्रोच किया और उन्हें फिल्म की एक आउटलाइन दी, तो लगभग 2 हफ्ते तक तो उन्होंने इसके ऊपर काम ही करना शुरू नहीं किया था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका म्यूजिक कैसा बनाया जाए। लेकिन बाद में राज कपूर से कई बार मिलने के बाद में इनके गानों की पूरी सिचुएशन समझ में आई और ये बेहतरीन म्यूजिक तैयार हुआ। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पहले भी ऐसा माना जा रहा था कि राज कपूर इसमें म्यूजिक कंपोजर के तौर पर शंकर जयकिशन को साइन करेंगे, जिन्होंने इसके पहले राज कपूर की कई फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया था, लेकिन राज कपूर ने इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया था। अब बात आई फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, जिसके लिए पूरा ये गांव का सेट चाहिए था, ये मंदिर चाहिए था और पास में ही एक डैम भी चाहिए था। तो इसके लिए राज कपूर ने पुणे लोनी के पास में राजबाग में अपने फार्म हाउस पर यह पूरा सेट तैयार किया था। लोनी में राज कपूर का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और वहां पर राज कपूर अक्सर रुका करते थे। अपनी कई फिल्मों की कहानी भी उन्होंने यहीं पर तैयार की थी और यहीं पर उनके फार्म हाउस के पास में एक पार्वती नदी भी थी, तो उन्हें ये लोकेशन परफेक्ट नजर आई। तो अपने इसी फार्म हाउस पर उन्होंने ये पूरे गांव का सेट तैयार किया और यहाँ पर ये जो मंदिर हमें नजर आता है ये भी पूरा सेट बनाया गया था, जहां इस गांव के ये एक एक घर तैयार किए गए और यहाँ पर इन घरों में रहने के लिए लोग भी मुंबई से बुलाए गए, जहां कई बसों में भरकर फिल्म की शूटिंग के लिए ये लोग राजबाग आए और यहाँ पर इन सबको लगभग 3 गुना ज्यादा पेमेंट दिया गया था। और इसमें हमें जो ये मंदिर नजर आता है इसका भी ये पूरा सेट बनाया गया था और ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से तैयार की थी आर्ट डायरेक्टर ए रंगराज ने। और फाइनली लगभग 8 महीने की कड़ी मेहनत में लगभग 6 लाख रुपए में ये पूरा सेट बनकर तैयार हो गया था, जो इतने रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया था कि देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई रियल का ही गांव हो। तो वैसे तो फिल्म के मैक्सिमम सीन यहीं पर फिल्माए गए थे, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्लोजअप सीन राज कपूर के आर के स्टूडियो में शूट किए गए। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें हमें ये जो वाटरफॉल नजर आता है इसको भी गाँव के सेट पर ही तैयार किया गया था और इसकी लोकेशन थी मंदिर के जस्ट बगल में। और इस आर्टिफिशियल वाटरफॉल को तैयार करने के लिए ये पूरा सेट तैयार किया गया था और कई टैंकर पानी यहाँ पर बुलाया गया था। जिस वाटरफॉल के नीचे शशि कपूर और जीनत अमान हमें नहाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं इसका एक और गाना भोर भय पनघट पे जीनत अमान हमें एक जंगल में सुबह गाती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इन सारे सीन्स को महाबलेश्वर में शूट किया गया था और यहाँ पर तारीफ बनती है राज कपूर की, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कलरफुल लेंस के साथ में इन सारे सीक्वेंस को शूट किया वो आज भी देखने लायक हैं। इसके अलावा जीनत अमान हमें जो इसमें कपड़े पहने हुए नजर आती हैं उनको डिजाइन किया था ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ने। और इसके लिए राज कपूर ने उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो हीरोइन के लिए काफी कम कपड़े चाहते हैं, लेकिन कपड़े ऐसे हों जिससे देखते टाइम पर वो बहुत ज्यादा वल्गर भी ना लगें। तो भानु अथैया ने इन कपड़ों को ऐसे डिजाइन किया था जहां पर उन्होंने जीनत अमान के लिए एक कपड़ा लिया जिसकी साइज नॉर्मल साड़ी से भी आधी थी और इस कपड़े को उन्होंने जीनत अमान की कमर पर और सीने पर ऐसे लपेटा जिससे जीनत अमान साड़ी में भी नजर आ रही थी और बहुत ज्यादा बोल्ड भी लग रही थी। इसके अलावा जीनत अमान के लिए उन्होंने कई और अलग अलग तरह के लहंगा चोली भी डिजाइन किए और उनके द्वारा डिजाइन किए गए ये कपड़े राज कपूर को बहुत ज्यादा पसंद आए थे। हालांकि आपको बता दें कि राज कपूर के ऊपर अक्सर उनकी फिल्मों में हीरोइनों को ऐसे कपड़ों में दिखाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो जानबूझकर अपनी फिल्मों में हीरोइनों को कम कपड़े देते हैं। जहां इसके पहले मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रेवाल के कम कपड़ों को लेकर राज कपूर को क्रिटिसाइज किया ही जा चुका था, तो वहीं सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के कपड़ों को लेकर भी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। और आगे चलकर उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में आपने अगर नोटिस किया हो तो मंदाकिनी भी हमें एक ऐसी ही पतली सफेद साड़ी पहनकर वाटरफॉल के नीचे डांस करती हुई नजर आती हैं। और यहाँ पर भी मंदाकिनी के द्वारा पहनी गई ये सफेद साड़ी इतनी पतली थी जो कि गीली होने के बाद इसके आर पार आराम से देखा जा सकता था। तो इन सारी चीजों को लेकर राज कपूर को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन राज कपूर ने अपनी फिल्मों में हीरोइनों को ज्यादातर ऐसे ही दिखाया। जहां तक कि जिस समय 1978 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज हुई उस समय हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण नामक एक युवक ने राज कपूर के ऊपर केस भी कर दिया था, जहां उसका ये कहना था कि फिल्म का टाइटल धार्मिक है और हीरोइन इतने छोटे कपड़े पहनकर यहाँ मंदिर में भजन गा रही है जो अश्लीलता को बढ़ाने का काम कर रही है। और उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत राज कपूर के ऊपर मुकदमा भी दायर किया,
जहां राज कपूर को नोटिस भेजा गया, लेकिन राज कपूर ने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट को ही चुनौती दे दी और राज कपूर उस समय ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस की सुनवाई की और फैसला राज कपूर के पक्ष में ही आया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सारी चीजें सेंसर के अंडर में आती हैं और सेंसर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या पास कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ में पास कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस सेंसर बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि वो आगे से फिल्मों को देखकर पास करे और ये पूरा मामला उस समय रफा दफा हो गया था। लेकिन उस समय वाकई में सेंसर बोर्ड के द्वारा इस तरह की फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ पास करने को लेकर सेंसर बोर्ड को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। लेकिन ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि पहुंच से और पैसे की दम पर सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं। तो उस समय राज कपूर ने भी शायद ऐसा ही किया था और बिना एक भी कट के अपनी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ में पास करवा लिया था। उस समय इसमें शशि कपूर और जीनत अमान के ऊपर पूरी फिल्म में 2 लंबे चुंबन सीन भी शूट किए गए थे, जो भी उस समय काफी चर्चा में रहे। यहाँ पर आपको बता दें कि राज कपूर ने अपने लौनी वाले फार्म हाउस पर इस पूरी फिल्म को शूट किया था। तो इस फिल्म के लगभग 15 साल बाद जब राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर ने अपनी फिल्म प्रेम ग्रंथ के नाम से बनाई, तो इसके भी कई सीन उन्होंने इसी फार्म हाउस पर शूट किए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि आज के टाइम पर उनके फार्म हाउस को एक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया था और यहाँ पर राज कपूर का ये पूरा मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ पर आपको जीनत अमान के बारे में भी बताते चलें तो जीनत अमान एक मुस्लिम है, लेकिन फिर भी जीनत अमान के साथ में मंदिर वाले ये सीन बेहतरीन तरीके से शूट किए गए थे। आपको बता दें कि जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की मुहूर्त पार्टी थी तो उस समय भी ये सारे लोग इसके मुहूर्त में मौजूद थे और उस समय हो रही इस पूजा पाठ की ये क्लिप भी आप देख सकते हैं, जहां पर जीनत अमान पूरी एक व्हाइट साड़ी में नजर आ रही हैं और यहाँ पर राज कपूर अपनी पत्नी के साथ में ये हवन कर रहे हैं। इसके अलावा उस समय फिल्म में राज कपूर के असिस्टेंट के तौर पर जाने माने एक्टर कुमार गौरव भी काम कर रहे थे और उस समय इसमें कुमार गौरव को क्रेडिट भी दिया गया था, लेकिन कुमार गौरव के नाम से नहीं बल्कि मनोज कुमार के नाम से। हालांकि आगे चलकर उनके पिता ने उनका नाम मनोज कुमार से बदलकर कुमार गौरव कर दिया था। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में हमें राज कपूर और शशि कपूर की रियल मां रमा कपूर भी नजर आती हैं। जब फिल्म के इस सीन में शशि कपूर अपनी मां की फोटो दिखाते हैं तो आपको बता दें कि ये उनकी रियल मां की ही फोटो थी। फिल्म के आखिरी में हमें ये बाढ़ वाला सीन भी देखने के लिए मिलता है, जहां गांव में बाढ़ आ जाती है और आपको बता दें कि ये रियल बाढ़ थी। उस समय वहां पर जब 1977 के आसपास इसकी शूटिंग हो रही थी तो वहां पर बहुत तेज बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पास में ही पार्वती नदी में बाढ़ भी आ गई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि लौनी के पास में एक डैम भी है खड़गवासला और इस डैम के भी कई सीन इसमें रखे गए थे। जैसे ये डैम के गेट खोलने वाले सीन, ये सारे सीन खड़गवासला डैम के ही हैं। तो उस समय बारिश के मौसम में रियल में इस पूरे फिल्म के सेट पर पानी भर गया था और ये बाढ़ वाले सीन रियल में शूट किए गए। हालांकि कुछ एक सीन राज कपूर के आरके स्टूडियो में भी शूट किए गए थे, जहां पर ये डैम की दीवार टूटने वाला सीन था। तो इसके लिए आरके स्टूडियो में पूरी ये डैम जैसी दीवार बनाई गई थी और इसके पीछे कई टैंकर पानी इकट्ठा किया गया था। तो ये दीवार टूटने वाला सीन आरके स्टूडियो में शूट किया गया था और यहाँ पर पानी में जो कई लोग बहते हैं उनके क्लोजअप सीन भी यहीं पर फिल्माए गए। बाकी इसमें हमें जो मंदिर डूबने वाला या जो गांव के डूबने वाले लॉन्ग शॉट देखने के लिए मिलते हैं वो रियल में शूट किए गए थे, जिस बारे में राज कपूर का ये कहना था कि फिल्म का सेट अगर बह रहा है तो बहने दो, केवल कैमरा लगाओ और कैमरा रुकना नहीं चाहिए। हर एक सीन को हर एक एंगल से शूट करो, क्योंकि ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो बाढ़ वाले ये सीन मल्टी कैमरों से शूट किए गए थे और आखिरी में जो मंदिर हमें बाढ़ में डूबा हुआ नजर आता है ये वाकई में डूब गया था और फाइनली जब ये बाढ़ खत्म हुई तो मंदिर बाहर आया, लेकिन ये सेट पूरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन फिर भी राज कपूर इससे बहुत खुश थे, क्योंकि वो जैसे शॉट चाहते थे वो उन्हें मिल चुके थे और यही एक रीजन रहा कि इसमें बाढ़ वाले ये शॉट देखते टाइम पर हमें बिल्कुल रियल ही लगते हैं। उस समय शशि कपूर इसके अलावा कई और फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे और वो इतने ज्यादा थक जाते थे कि इस फिल्म के सेट पर किसी भी कोने में सो जाते थे। और एक बार तो राज कपूर ने जब शॉट के लिए पूरे कैमरे तैयार कर लिए और शशि कपूर का कहीं भी पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ हैं। सेट पर जगह जगह उन्हें ढूंढा जा रहा था और बाद में पता चला कि शशि कपूर इस मंदिर के पीछे आराम से सो रहे थे। फिल्म जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो राज कपूर ने इसका एक प्रीमियर शो भी रखा, जो अक्सर वो अपनी फिल्मों के साथ किया करते थे। और ये फिल्म अपने करीबियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाने के बाद ये पूछा करते थे कि आखिर फिल्म में क्या गलती है। तो उस समय ये फिल्म देखने के बाद पंजाब के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू कर दी कि ये तो आपने बेहतरीन बनाई है।
तो राज कपूर ने उनको टोकते हुए ये कहा कि मुझे ये मत बताओ कि फिल्म में क्या अच्छा है, बस ये बताओ कि फिल्म में खराब क्या है। और उस समय फिल्म के बारे में लोग जो भी नेगेटिव बातें बोलते थे, राज कपूर उनको अपनी फिल्म में ठीक भी करते थे। उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई तो राज कपूर और देवानंद के बीच में भी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जीनत अमान को बॉलीवुड में लेकर आने वाले देवानंद ही थे और उन्हीं ने जीनत अमान को उनकी पहली फिल्म दी थी। और इसके बाद जीनत अमान ने देवानंद के साथ में और भी कई फिल्मों में काम किया, जहां तक कि उन्होंने देवानंद के साथ में हरे रामा हरे कृष्णा में भी काम किया था। और उस समय बॉलीवुड के 3 दिग्गज थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, और इन तीनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चलता ही रहता था। तो देवानंद के द्वारा लॉन्च की गई जीनत अमान को जब राज कपूर ने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन किया तो उस समय जीनत अमान ने देवानंद को ये बात नहीं बताई, जिसको लेकर उस समय देवानंद को कहीं ना कहीं थोड़ी बुरा लगा था कि जीनत अमान को उनसे एक बार तो इस बारे में डिस्कस करना ही चाहिए था। हालांकि आगे चलकर शशि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वैसे तो इस रोल में जीनत अमान ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन्हें पहले ऐसा लगता था कि इस रोल में जीनत अमान की जगह अगर रेखा होती तो शायद बात कुछ और होती, क्योंकि जीनत अमान देखने में तो बहुत बोल्ड लग रही थी, लेकिन उनके इमोशनल सीन्स और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते थे। फिल्म रिलीज हुई और उस समय इसको टोटल 6 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, जिनमें से इस साल ये फिल्म 2 अवार्ड जीत पाई थी। पहला अवार्ड था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए राधु कर्माकर को। बाकी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट लिरिसिस्ट और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी। जहां इस साल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था सत्यजीत रे को उनकी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए। तो वहीं इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था नूतन को उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई थी, इसके गाने भी मुझे अच्छे लगे थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम, शहर का नाम जरूर बताना और टिकट का प्राइस क्या था ये भी जरूर मेंशन करना। बाकी अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़े हमारे ये दोनों ही एपिसोड आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।